हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें हाइपरबोला पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आज मैं मैक्सिमम पार्ट्स खत्म कर दूंगा इसके, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आज तुम्हें पोल एंड पोलर तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, देखो ये जो हाइपरबोला है ना, ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो पार्ट है जो तुमने मतलब जैसा तुमने इसके पहले पढ़ रखा है, जैसे एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, उसमें आपने टेंजेंट की एनालिसिस कर रखी है, नॉर्मल की एनालिसिस कर रखी है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड और पॉइंट की एनालिसिस, लाइन की एनालिसिस और डिफरेंट डेफिनेशन से कैसे हम डेवलप करते हैं, तो ये सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसे चल रही थी। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जो सिर्फ हाइपरबोला में ही हैं और ऐसी चीज़ें किसी और चैप्टर में नहीं है, जैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, एसिम्पटोट्स सिर्फ इसी चैप्टर में है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स की एनालिसिस, ठीक है, एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला और जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तीन पार्ट्स जो हैं ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दो पार्ट्स इसके हैं। एक पार्ट जो जैसे टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, इस तरह की चीज़ें जो हैं, पोल एंड पोलर और डायरेक्टर सर्कल, इस तरह की चीज़ें, वो मैं आज खत्म कर देता हूं, और जो बाकी पार्ट है वो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और देखो इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे फार्मूला जो आपने एलिप्स में याद किया था ना, तो एलिप्स के जो फार्मूले आपने यूज़ किए थे, जहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यूज़ हुआ था, तो वहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे माइनस बी स्क्वायर कर देने से आपका जो है हाइपरबोला का फार्मूला बन जाता है। जैसे अगर आप नॉर्मल जो है, अगर आप एलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन आपसे कही जाए लिखने के लिए, तो आप तुरंत ये लिख दोगे, क्योंकि मैंने इसको बताया भी था, आपको पता भी है। तो जो है ये एलिप्स में जो है नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, अगर हाइपरबोला में नॉर्मल की इक्वेशन कह दी जाए तो आपको क्या करना जानते हो, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, अब यहाँ पे बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो है बी स्क्वायर यूज हुआ है वहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कर देने से फार्मूले में तो एटलीस्ट फायदा मिल ही जाएगा, मैक्सिमम जगहों पे मिल जाता है। ठीक है, जैसे अब एलिप्स में जो है आपने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जो पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था आपने एलिप्स में, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, और इस चैप्टर में जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, और ये एलिप्स में जो है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जो प्लस बी स्क्वायर जहां पर दिख रहा है आपको, वहां पे माइनस बी स्क्वायर जब आप कर दोगे तो आपको हाइपरबोला के लिए फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह पे ये होने वाला, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इस वाले चैप्टर में इसेंट्रिसिटी जो होती है ना, वो 1 से ज्यादा होती है। पहले तो डिफिनेशन देख लो इसकी, क्या लिखा हुआ है, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पढ़ो, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग, ये से लिख के इसलिए दे रहा हूं ना ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। ठीक है, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, तो नोट करने में आसानी होगी, और पढ़ते समय नोट करने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ लिखा लिखा मिल जाएगा आपको। तो पहले तो पढ़ो आप लोग, क्या है लिखा है, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, ratio of its distances from a fixed point and a fixed straight line is always constant। जैसा इलिप्स में आपने देखा था, इलिप्स में तो यहां तक ऐसे ही है। This constant is known as eccentricity E which is always greater than 1। ठीक है, देखो इलिप्स में जो ये इसेंट्रिसिटी थी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दो डिस्टेंसेस का रेशियो, पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस। ठीक है, अभी पूरा प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रूफ किया हुआ है यार, कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा आज। देखो, और इसमें आप लोगों को आज खुद से मतलब खुद से बताते हुए चलना है। मैं पूछूं तो तुम बताओ, आज मैं पूछूंगा तुम्हें बताना है मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है, और एलिप्स में आपने पढ़ रखा होगा, और चूंकि नोट
एक्सपेक्टेड है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ इलिप्स में ये चीज है, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो। जब मैं पूछूं तो तुम लोग अच्छे से बताया करो, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओगे ना? जब मैं पूछता हूं तो बोला करो। हाँ, तो हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट, ये रटा रटाया चीज है। हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। This constant is known as eccentricity E, which is always greater than 1 for hyperbola. Very good, great. तो बच्चों इसमें eccentricity जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, और हाइपरबोला का ये जो है जो definition आप देख रहे हो एकदम वैसा ही है जैसा एलिप्स में है, बस यहाँ पर जो eccentricity है वो 1 से अधिक होती है, ठीक है? तो चलो इसमें जो है कैसे हम लोग इसमें प्रूफ करते हैं। देखो इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस की बात हो रही है, ठीक है? तो हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम h, k कह देते हैं ना। तो मैंने ये सब बना के रख दिया ताकि यहां जहां पर आपको जो है सिर्फ समझाना है वहां समझा सकूं। तो और जो प्रूफ है वो तो मैं लिख दे रहा हूं कैसे प्रूफ किया गया है इसे। तो डेफिनेशन हमने क्या देखा कि जो है एक पॉइंट का लोकस है जो ऐसा मूव करता है कि एक पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन एक लाइन से डिस्टेंस, दिस अपॉन दिस, ठीक है? ये वाला ऊपर है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर PS अपॉन PM बराबर E। तो हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक पॉइंट से दूरी अपॉन एक लाइन से दूरी, ये जो है स्मॉल e के बराबर है और e की वैल्यू 1 से अधिक है। यही डिफिनीशन है, ध्यान रखना, यही सबसे मेन चीज है। ये यहां से ही डेवलप हुआ है, ये डेवलप किया जाएगा यहां। ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है PS अपॉन PM बराबर E। तो एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जहां से अगर एक पॉइंट से दूरी निकालो अपॉन एक लाइन से दूरी निकालो तो दिस अपॉन दिस 1 से अधिक आएगा, मतलब ये E के बराबर होता है, E की वैल्यू 1 से अधिक होती है। कहने का मतलब ना जो है ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा होगी। दिस अपॉन दिस, इसकी जो वैल्यू है वो E के बराबर है और E की वैल्यू 1 से अधिक दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि PS अपॉन PM जो है वो 1 से अधिक है। भाई इसकी वैल्यू E के बराबर है, E की वैल्यू 1 से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है 1 से अधिक है। समझ में आ रही बात? तो चलो बस फॉर्मेलिटी है, इसके आगे क्या करना है देखो। अब ये डिस्टेंस कितना है, PS कितना है, PS बराबर H माइनस A। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला आता है ना? आता है, वेरी गुड, ग्रेट। H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है? ये तो PS हो गया। और PM कितना है, PM कितना है, ये डिस्टेंस। अरे भाई x माइनस ए अपॉन ई को क्या लिखोगे, x बराबर ए अपॉन ई को लिखोगे x माइनस ए बराबर 0, इसको लिखोगे x प्लस 0y और जो है माइनस ए अपॉन ई बराबर 0, ठीक है? और आपको डिस्टेंस निकालना है किससे, h कॉमा k से डिस्टेंस निकालना है। तो h कॉमा k से डिस्टेंस निकालोगे तो h प्लस 0k माइनस दिस अपॉन अंडर रूट, याद आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर आपको इस लाइन की दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x बराबर a अपॉन ई का, ठीक है? और फ्रॉम जो है h कॉमा k, तो h कॉमा k से इस लाइन की जो दूरी होगी, h यहाँ पे रख दोगे, k यहाँ पे रख दोगे, अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0, डिस्टेंस फार्मूला सिंपली। और ये जो आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है h माइनस ए अपॉन ई विद मॉड साइन, यही तो आ रहा है ना, देखो ध्यान से, h माइनस ए अपॉन ई विद मॉड साइन, नीचे तो 1 हो जा रहा है और यहाँ पे तो 0k है तो k आएगा ही नहीं, तो वही चीज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़, ठीक है? तो इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, चलो देखते हैं क्या क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है? तो डेफिनेशन में कहा गया था दिस अपॉन दिस, और ये डायग्राम ऐसा बनता है, तो मैंने पहले डायग्राम ही बना लिया है ताकि फिर और ज़्यादा कुछ और मतलब करना नहीं पड़े, ठीक है? तो PS अपॉन PM बराबर जो है दिया हुआ है E, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना इसे फोकस कहते हैं, और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ना इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? कभी भी
कॉनिक सेक्शन में एक पॉइंट से दूरी जब निकालनी होती है ना, डेफिनेशन वाले पार्ट में जब उस कर्व को डिफाइन किया जाता है, हाँ, तो जब पॉइंट से दूरी निकालते हैं तो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और जब लाइन से दूरी निकालते हैं तो उस जो है उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं कॉनिक सेक्शन वाले कर्व्स को, है ना, तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो PS अपॉन PM बराबर E है, और यहाँ पे कैपिटल S क्या है, फोकस, और M कुछ नहीं है, ठीक है। PM डिस्टेंस है, X बराबर है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की दूरी है H, K से, ठीक है। तो PS अपॉन PM बराबर E दिया हुआ है, बस ये किया हमने, PS की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से और PM की वैल्यू वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके स्क्वायर कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम ऐसा ही हमने इलिप्स में कर रखा है, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ऐसा हम कर चुके हैं ना, जो हम कर चुके हैं तो उसको दोबारा लिखने कोई मतलब है नहीं। तो मगर हाँ, फिर भी तुम्हारे नोट्स के लिए मुझे ये लिखना सही लगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो आपने इसको उधर किया है, स्क्वायर किया, ये बन गया, ठीक है। और जब आपने ऐसा किया तो जब इसको ओपन किया तो ये आया, ठीक है, यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो गया। और फिर आपने क्या किया, एच स्क्वायर, इसको और इसको मिला दिया, इसको इधर ले आओगे, एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये उधर जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू कितना जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया, फॉर्मेलिटी है, यहाँ तक कर दिया। और फिर उसके बाद हमने, चूंकि ई की वैल्यू, देखो ई की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो पक्की बात है 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव हो गया होगा। 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव हो गया होगा, तो उसे पॉजिटिव भी तो बनाना है। तो इसको ई स्क्वायर माइनस 1 कर दिया और बाहर माइनस लगा दिया। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस। और जानते हो ऐसा ही तो तुमने इलिप्स में देखा था, याद करो, ऐसा ही तो इलिप्स में हुआ था यहाँ तक, है ना। उस समय इलिप्स में क्या था, ई की वैल्यू 1 से कम थी तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था। अरे ई की वैल्यू 1/2 ले लोगे अगर इलिप्स होता तो 1 माइनस 1/4 पॉजिटिव। और हाइपरबोला में अगर ई की वैल्यू तुम 2 ले लो तो 1 माइनस 4, भाई ई की वैल्यू जब 2 लोगे तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 1 माइनस 4 निगेटिव में आ रहा है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 कर दिया गया और बाहर माइनस साइन लगा दिया गया, ठीक है। और यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होती है, ठीक है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हुआ है इलिप्स से। इलिप्स में यहाँ तक तो पूरा सब चीज़ जो लिखना है, ये जो प्रूविंग हो रही है वो तो सेम ही चल रही थी, मगर अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया गया, ठीक है। बस उसके बाद ऐसे हो गया, है ना। और इसको x और y से, h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया लास्ट में, ठीक है। जानते हो ना जब हमें लोकस निकालना होता है तो अंत में h और k में जब रिलेशन आ जाता है तो हमें h को x से रिप्लेस करना होता है और k को y से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया भाई, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया गया और यहाँ पे ये याद रखना b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इसको भी मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो हो ही गया आपके लिए, मगर इसे मत भूलना, ठीक है। तो आपका जो मेन है वो ये है। अब इसी को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, कैसे क्या होता है इस हाइपरबोला में, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, पूरा डेफिनेशन से समझ में आया। डेफिनेशन से क्या, डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में ये था कि दिस अपॉन दिस बराबर ई होना चाहिए, मतलब ई होता है, दिस अपॉन दिस ई है, हाँ, दिस अपॉन दिस ई के बराबर है और ई की वैल्यू 1 से अधिक है। बस ये किया और जैसा इलिप्स में किया तो वैसे इसको आगे बढ़ाते चले गए और हमारा जो हाइपरबोला का फार्मूला है वो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, तो अब इस हाइपरबोला में क्या क्या कहानी होती है थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो ये जो हमने हाइपरबोला पढ़ा, इसमें तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये दोनों फोकस है। और एक बार बताऊं, इसमें x की पावर 2 है, देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। चूंकि y की पावर 2 है ना, चूंकि y की पावर 2 है तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है, नहीं, x की पावर 2 है, देखो y की पावर 2 है तो इस ग्राफ में एक सिमेट्री लाई करनी चाहिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में।
जब y की पावर 2 है, मतलब y की जब पावर इवन होती है ना, 2 हो जाए, 4 हो जाए, y स्क्वायर हो जाए, y पावर 4 हो जाए, तो वो जो कर्व होता है ना x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y स्क्वायर बराबर x है, y की पावर क्या है 2 है, y पावर 4 बराबर x भी लिख सकते थे। तो इसका डायग्राम देखो ऐसा बनता है, देख रहे हो, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिखेगा। समझ में आ रही बात? मतलब ऊपर ऐसे जा रहा है, नीचे ऐसे जाएगा। x एक्सिस को मिरर जैसा ट्रीट कर लो, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर कर दो तो इसमें देखो x की पावर इवन है, तो ये जो कर्व है ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल हो जाएगा। समझ आ रही बात? जब x की पावर इवन, चाहे x की पावर 4 हो, चाहे x की पावर 6 हो, या कुछ और भी हो, जब x की पावर इवन है तब y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल, और जब y की पावर इवन है तो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर हमने बस इसी की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये कहा कि देखो जो हमने फार्मूला प्रूफ किया ना, मतलब ये जो आ रहा है ना हमारा, ये देख रहे हो, ये हाइपरबोला जो है, इसमें x की पावर 2 है और y की पावर 2 है। तो x की पावर 2 है तो मतलब y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होनी चाहिए। y x की पावर 2 है, जब x की पावर 2 है तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि जैसा राइट में दिखना चाहिए वैसा ही लेफ्ट में दिखना चाहिए। y एक्सिस के अलोंग अगर सिमेट्री है x की पावर 2 होने की वजह से, तो y एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही लेफ्ट में दिखना चाहिए। तो इसीलिए दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाते हैं। ये दो फोकस, एक फोकस यहाँ पर है और एक फोकस यहाँ पर। अगर राइट में एक फोकस है तो लेफ्ट में भी एक फोकस होना ही चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स है तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होना चाहिए। इसी की वजह से x की पावर 2 होने की वजह से दो फोकस है ना, और दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करने लगते हैं इसमें। तो देखो जैसे इलिप्स में हुआ था, वहां पे भी दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स, उसका कारण यही था, x की पावर का 2 हो जाना ही एक कारण था, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपने पढ़ा था, उसमें दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकस थे। ठीक है, तो दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स होने के कारण ये x की पावर इवन का होना है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इलिप्स हम पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टल वाला जो पढ़ते हैं। ठीक है, और हाइपरबोला में भी जो ये वाला हाइपरबोला है इसमें भी यही का। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि x की पावर क्या आ रही है, y की पावर क्या आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जब तुम लोग क्वेश्चन देखा करो ना, तो क्वेश्चन को देखने पर उसके बारे में बहुत कुछ समझ लिया करो। जैसे कुछ मैच्योर लोग होते हैं, वो जब किसी से बात करते हैं ना तो सिर्फ उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में ध्यान देते हैं, वो जो कह रहा है वो कर पाएगा कि नहीं, इस बात पर भी ध्यान देते हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंटेड लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं ना, वो बात सिर्फ जिसने किसी ने कह दिया भरोसा कर लिया। तो ये एक्सपीरियंस से होता है कि आप उस चीज़ को कितना डेप्थ तक देख ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, इसीलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया। आप जब क्वेश्चन को देखते हो ना, तो अगर आप मैच्योर हो, आपने खूब अच्छे से एनालिसिस कर रखी है, तो क्वेश्चन को देख करके बहुत कुछ जान लेते हो। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर, कोई कर्व आप पढ़ रहे हो, यही नहीं कोई भी कर्व, तो आपने देखा x की पावर इवन है, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ इवन है। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें जो है y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा उधर ग्राफ बनेगा वैसा इधर बनेगा। x की पॉजिटिव वैल्यू पे वही y मिल रहा है जो x की नेगेटिव वैल्यू पे मिल रहा है। तो ऐसे जब तुम समझोगे, इस मेच्योरिटी के साथ जब तुम क्वेश्चन को देखते हो ना, तो क्वेश्चन भी तुम्हारी फिर हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। फिर तुम्हें ले जाएगा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, है ना, कोई बढ़िया कॉलेज, तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है उनमें से कोई मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जिसको तुमने सोच रखा है। तुम जब कोई कंपटीशन दोगे उसके बाद, बीटेक के बाद, है ना, या कॉलेज के बाद, जब तुम किसी जॉब के लिए,
है ना, किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तुम तैयारी करोगे, साइंटिस्ट बनने के लिए, DRDO वगैरह। तो जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो आप के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसे जब मैच्योरिटी के साथ जब देखोगे तो उसके बारे में बहुत कुछ तुम जो है इन्फॉर्म कर सकते हो कि तुम्हें इसके बारे में ये भी पता। इंटरव्यू हो रहा है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो। भाई ऐसे तो आपको चेक किया जाता है कि आप कितना जानते हो। तो आपकी वो मैच्योरिटी देखते हैं कि देखो एक डेफिनेशन पार्ट होता है, वो तो लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। उस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा बहुत भी सबको लगभग पता रहता है, पर बहुत अंदर कितना तुम अंदर गए हो ये तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसके बारे में कितना सोच रहे हो, कितना सोचे हो। और यही आपकी मैच्योरिटी पढ़ाई में डेवलप करता है, ठीक है। और यही चीज़ फ्यूचर में जॉब लेते समय, जब आप जॉब लोगे तो उस समय ये आपसे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि x की पावर इवन है, y की पावर इवन है, तुरंत दिमाग में आ गया कि इसमें सिमेट्री लाई होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। x की पावर 2 है तो y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री होनी चाहिए, और जैसा राइट में दिख रहा है वैसा लेफ्ट में दिखना चाहिए। अगर एक फोकस यहाँ पर है तो एक फोकस यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह, और इसमें देखो, इसमें एक चीज़ और कि अगर y बराबर 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। y बराबर 0 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी, ठीक है। तो ये a है, a,0, ये -a,0। इन दोनों को वर्टिसेस कह देते हैं, ठीक है। पैराबोला में देखो एक वर्टेक्स था, एलिप्स में 4 वर्टिसेस थे, यहाँ पे 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है। और ये जो मिलाने वाली लाइन है ना, ये जो देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो, और इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है राइट ब्रांच, इस हाइपरबोला के लिए ये राइट ब्रांच है, ठीक है। जैसे इस तरह से बन रहा है ना, इसको मैं ऐसे कर दूं, जैसे ये देख रहे हो ना, तो ये राइट ब्रांच और ये लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। ये राइट ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच, इन दोनों को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है ना, ये जो दिख रहे हो ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जो लाइन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा देख लिया जाए। देखो इसमें फोकस तो जो है हमारा ±a,0 ही है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर ±a/e, वर्टिसेस में 2 हैं, a जो है कैपिटल A,0 और a'-a,0। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है ना a वो 2a है। जब भी तुमसे कहा जाए ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालो तो a', इधर वाला ब्रांच, इधर वाला ब्रांच, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं ना, तो इन दोनों 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, ऐसे कह देते हैं। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हाइपरबोला इस तरह से बना दिया जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब बताऊंगा तुम लोगों को परेशान, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो तो एकदम नया हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उसमें खूब मज़े लेने हैं आपको, है ना। तो उसको मैं खूब मज़े लेके बताऊंगा भी, ताकि तुम्हें ज़्यादा मज़ा आए। और इसमें तो मज़ा आ ही रहा, क्यों? क्योंकि तुमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो चूँकि जो अभी पढ़ रहे हो इस ऐसा तुम पहले पढ़ चुके हो, इसलिए आज वाला जो पार्ट है ना, इसको समझाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें भी कम मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, ये देखो कॉन्जुगेट, यहाँ से यहाँ ये 2 एक्सिस देख रहे हो ना। अभी सब कोई यूज़ नहीं समझ में आएगा, मगर मैं इसे तुम्हें जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं b और b' के बारे में बताऊंगा, b और b' का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। b और b' का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो वो सब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। फिलहाल अभी तो a', b और b' डायग्राम में है, समझ लिया, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस a' बराबर 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस b' बराबर 2b, और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये लेटस रेक्टम की लेंथ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों
लेटस रेक्टम की लेंथ है ये, ठीक है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ L1 L1 डैश बराबर L2 L2 डैश बराबर 2b² ठीक है। दोस्त बच्चों समझ में आ गया? हाँ, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालते हैं, और निकालने का तरीका क्या है, ये कोऑर्डिनेट पता कर लो और जो है ये कोऑर्डिनेट पता कर लो। और ये पता करने के लिए क्या करोगे, इस हाइपरबोला में x की वैल्यू ए रख दो, x के लिए जब ए रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो ये लेंथ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये खुद से कर सकते हो आप लोग। तो ये तो है इसका बेसिक पार्ट, ठीक है ना। अब इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, है ना। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मेलिटी के लिए ही है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला x² - y। देखो हाइपरबोला में ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिप्स में तो ये था ना कि अगर a ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और b ज्यादा है तो वर्टिकल एलिप्स, है ना। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे a और b की वैल्यू चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइपरबोला या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा, ठीक है, बस मगर होगा ऐसे ही टाइप में, ठीक है। तो फिलहाल इसमें, और यहाँ पे जो हाइपरबोला ऐसे बन रहा है या इस तरह से बन रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि माइनस साइन y² के साथ है कि माइनस साइन x² के साथ है, ठीक है। अगर x²/9 - y²/4 = 1 लिखा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा जैसा दिख रहा है। और अगर मान लीजिए y²/4 - x²/9 बराबर 1 लिखा हुआ है तो डायग्राम ऐसा बनेगा बस। तो ये डिपेंड करता है कि माइनस साइन कहाँ लगा हुआ है। माइनस साइन अगर x एक्सिस के साथ, मतलब माइनस साइन x² के साथ लगा हुआ है, जो x² वाला टर्म है उसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो डायग्राम ऐसा बनता है। बताएंगे, ये सब चीजें अभी नहीं करनी है ना। ये सब कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता है। तो ये सब जब हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उस समय इसको देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसेंट्रिसिटी निकालनी है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ द। अब मैं पूछने जा रहा हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओगे ना? वेरी गुड। देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बताएंगे, और जो बच्चे नहीं बताएंगे तो वो भी कोशिश करें यार बताएं, है ना, मेरी खुशी में इजाफा होगा। तो फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो यहाँ पर देखो a² की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, b² की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, ठीक है, ये दोनों। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दोगे, b² बराबर a² × e² - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर 9 e² - 1, e² - 1 बराबर 4/9, या e² बराबर 1 + 4/9 मतलब 13/9। और यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √13/3। कितनी जाएगी, √13/3, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी हो गई, है ना। तो इसेंट्रिसिटी आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आपको फोकस निकालना है। तो फोकस कैसे निकालते हो, फोकस क्या होता है, चलो बताओ मुझे, फोकस क्या होता है। फोकस इसमें मतलब क्या होता है, फार्मूला कितना, ±a, 0। चलो ये फोकस है, तो ±a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, और e की वैल्यू √13/3, 0। और इससे हमारा आंसर कितना आ गया, ±√13, 0, ठीक है, सीधा आ गया। तो ये फोकस हो गया। अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी हो गया, फोकस हो गया, और क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, जल्दी बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, तुम बदमाशी कर रहे हो, बोल रहे हो, अच्छा चलो। x बराबर ±a/e, तो x बराबर ±a की वैल्यू कितनी है, a² बराबर 9 है। देखो a² बराबर 9 है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 3 होगा। तो यहाँ पर 3/√13/3, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा कितना, x बराबर ±9/√13, ठीक है। यहाँ पर जो है +9/√13, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो x बराबर 9/√13 और x बराबर -9/√13, है ना, एक +9/√13 और एक -9/√13, ये दो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फोकस निकल गया,
डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, ठीक है। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है तुमसे, सोचो। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इधर कर देता हूं, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब आप लोग भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, है ना, बाद में जब पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ये 2b² अपॉन a, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2b²। b² की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है, देखो, हाँ, a की वैल्यू 3 और b² की वैल्यू 4, बस 8/3 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारा हमने सॉल्व कर लिया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी हो गया हमारा इसमें, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें सॉल्व करनी थी, देखो a² b² ये दिया हुआ था, ये फार्मूला हमें याद रखना था, इस फार्मूले का यूज़ करके हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया। फिर फोकस के लिए ये फार्मूला याद रखना है, तुरंत फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये फार्मूला याद रखना है, तुरंत डायरेक्ट्रिक्स आ गया। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी 2b² अपॉन a, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन मैंने लगवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा, हाइपरबोला में जो आप ये पढ़ रहे हो, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला है आपके लिए, ठीक है। इस हाइपरबोला के लिए ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप, -1 बराबर 0, पहले तो इसको -1 बराबर 0 करके लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इसको कैपिटल एस कहते हैं, ठीक है। जब तुमसे कहा जाएगा ना कि लेट देयर इज अ हाइपरबोला कैपिटल एस बराबर 0, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ना, कैपिटल एस बराबर 0, तुरंत कैपिटल एस बराबर ये कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और S1 का मतलब होता है कोई पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर रख करके चेक करना, ठीक है। तो x1 y1 रख दो, जहाँ पे x5 है वहाँ पे x1। अगर S1 बराबर 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट x1 y1, जिस पॉइंट x1 y1 को रखने से S1 बराबर 0 हो जा रहा है, वो पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला है, ठीक है। और कैपिटल T एक्स, वो टेंजेंट का जो फार्मूला बनाते हैं ना, x² को x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को y1 से रिप्लेस करते हैं, और ये कैपिटल T का फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा, ये सब जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला। अब यहाँ से आपकी एनालिसिस अच्छे से चालू होती है। आखिर इनसाइड रीजन क्या है, आउटसाइड रीजन क्या है। देखो ये है हाइपरबोला हमारा, ठीक है, ये रहा हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला में ये बताओ इनसाइड रीजन कौन सा है, आउटसाइड रीजन कौन सा है। तुम खुद सोचो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, इसमें इनसाइड क्या है। और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा हाइपरबोला, उन बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाती है। आपने इसके पहले के सारे चैप्टरों में क्या पढ़ा है, S1 > 0 तो पॉइंट आउटसाइड होगा। x1 y1 को अगर कर्व के ऊपर रख दिया जाए, मतलब वो कर्व के एक्सप्रेशन में रख दिया जाए, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 जैसे करके लिखा हुआ है, तो जब लेफ्ट वाले पार्ट में जब x1 y1 रखते हो तो जब > 0 आता है तो पॉइंट आउटसाइड होता है। ये पढ़े थे ना, S1 < 0 है तो पॉइंट इज इनसाइड, ऐसे कहते हैं। मगर यहाँ पर जो है, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, मतलब ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये सारा, ये जो है वो आउटसाइड रीजन है, ठीक है। ये आउटसाइड है और इसके 2 इनसाइड होते हैं, ठीक है। ये बड़ा गजब है इसमें, और इसका कारण भी बता देता हूं, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो जो ये हाइपरबोला है ना, ये जो पूरा देख रहे हो, ये वाली जो जगह आउटसाइड है और ये वाली जगह जो है ये इनसाइड है, ठीक है। इसमें 2 इनसाइड होते हैं, करेक्ट। तो ये कारण क्या है कि इसमें आउटसाइड ये है, इनसाइड ये है। इसका कारण ये टैंजेंट है। देखो जिस जगह से टैंजेंट पास हो जाए उसे आउटसाइड कहते हैं। देखो ये टैंजेंट, देखो कैसे टैंजेंट के, देखो टैंजेंट कहाँ से पास होगा, टैंजेंट यहीं से पास होगा ना बेटा। अब एनालिसिस शुरू हो रही है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे जो है चार्ज होंगे, है ना, हो गए हैं। देख रहे हो टैंजेंट, इधर टैंजेंट खींचोगे और यहाँ इसको जाके नहीं कटेगा, ध्यान रखना। टैंजेंट कभी भी इस पूरे हाइपरबोला में कैसे भी तुम टैंजेंट खींचो, ठीक है, कभी भी हाइपरबोला को दोबारा जाके नहीं कट करेगा। चलो तुम्हें यहाँ पे एक और मजेदार चीज बताता हूँ। देखो
ये देख रहे हो, ये जहां भी तुम टैंजेंट खींचोगे हाइपरबोला में वो इसी वाले रीजन में रहेगा। तो टैंजेंट हमेशा आउटसाइड रीजन से पास करता है। टैंजेंट जहां जहां से होके पास करता है उसे आउटसाइड कहते हैं। देखो सर्कल में आउटसाइड रीजन से टैंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, या तो टच करेगा या तो आउटसाइड जाएगा। ऐसे इलिप्स में ऐसे सब जगह, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है, इसको पहले हटा दें तो फिर मैं बताता हूं। देखो अब इसमें जो है क्या बोलते हैं, ये हट गया। अब देखो ये जो है ना, इसमें ये आउटसाइड रीजन है, ये इनसाइड रीजन है, पर इसमें S1 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का एक चक्कर है। देखो अगर मैं इसमें S1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, S1 की जो वैल्यू होती है वो x1 स्क्वायर, अभी आपने इसके पहले पढ़ा था ना, S1 की वैल्यू क्या होती है, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा ये, ठीक है, किसी भाई पॉइंट की लोकेशन है, जो है पोजीशन जो है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, इसी में रख के चेक करते हैं। तो x1 y1 में अगर x1 y1 की जगह ओरिजिन रख दो तो ओरिजिन रखने पर क्या आ रहा है, अगर तुम 0 0 यूज करते हो तो S1 तो लेस देन 0 आ रहा है। मतलब हाइपरबोला में जो है अगर S1 लेस देन 0 आ जाए, ओरिजिन के लिए हो रहा है, ओरिजिन के लिए S1 लेस देन 0 आ रहा है, यहां पे देख रहे हो ये इस रीजन में S1 लेस देन 0 आता है। तो हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है फार्मूला, जब S1 लेस देन 0 हो तो पॉइंट इज आउटसाइड। ये क्यों होता है उसका कारण मैं बता दिया। देखो टैंजेंट जहां से पास करता है उसे आउटसाइड कहते हैं, ये इनसाइड नहीं है। पता चला कि आपने कहा नहीं ओरिजिन रखने पर तो नेगेटिव आ रहा, तो ये इनसाइड होना चाहिए ना, टैंजेंट यहां से पास हो रहा है इसलिए ये आउटसाइड है। तो हाइपरबोला में S1 लेस देन 0 होने पर जो पॉइंट है वो आउटसाइड माना जाएगा। जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन को जब इसमें रखते हो x1 y1 की जगह पर तो S1 निगेटिव आता है, तो S1 के निगेटिव आने पर पॉइंट आउटसाइड हो जाता है। और यहां पर इनसाइड के लिए क्या करोगे, S1 ग्रेटर देन 0, यहां पर भी S1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इनसाइड के लिए S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, और आउटसाइड के लिए S1 इज लेस देन 0, ठीक है। ये तीनों आप याद करिए, इसको याद करिए, इसको याद करिए और इसको याद करिए, ठीक है। इनसाइड के लिए S1 लेस देन 0, ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, फॉर इनसाइड पॉइंट S1 इज ग्रेटर देन 0, इनसाइड के लिए S1 ग्रेटर देन 0, और फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, फॉर आउटसाइड पॉइंट S1 इज लेस देन 0, ठीक है। आउटसाइड के लिए लेस देन 0 और इनसाइड के लिए S1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनसाइड के लिए ग्रेटर देन 0 और आउटसाइड के लिए लेस देन 0, ठीक है। और ये जो जगह दिख रही है ना, ये आउटसाइड है, ये वाली जगह दिख रही है आपको, ये आउटसाइड है, और ये वाली जो जगह दिख रही है, ये सारी जो जगह है वो इनसाइड रीजन है। इनसाइड के लिए S1 ग्रेटर देन 0, और आउटसाइड के लिए लेस देन 0, ठीक है। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये तो पॉइंट की एनालिसिस हुई विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई, या इसको ऐसे कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 जो है बराबर 1, इसके रिस्पेक्ट में 5 कॉमा माइनस 7 कहाँ पर होगा, ठीक है, 7 कॉमा माइनस 2 कहाँ पर होगा, ठीक है, 8 कॉमा माइनस 3 कहाँ पर होगा। इसी तरीके से कुछ भी कह दिया जाए और यहाँ पर 2 माइनस 2 कॉमा 7 कहाँ पर होगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि ये सारे पॉइंट्स पता लगाओ कि कहाँ पर हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, एक एक करके इनको रखोगे इसमें। तो पहले आप लोग ये लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, ये कैपिटल एस, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, पहले इसको रख दोगे, रख के चेक कर लो, अगर जो है नेगेटिव आ रहा है S1, ठीक है, तो जो है आउटसाइड होगा। S1 अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसको इसमें रखने पर पॉजिटिव हो रहा है, तो वो इनसाइड वाली जगह पर है। तो जैसे 5 कॉमा माइनस 7 रख रहे हो, इसमें रखो, अगर 5 कॉमा माइनस 7 रखो तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस कितना आ जाएगा, नहीं माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ 49/9 माइनस 1। अब बताओ ये कितना आ रहा है, 25/16
-49/9 -1। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव आता है तो, और ये अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, S1 अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट इनसाइड है। तो बस इतना याद रखो यार, ठीक है, ये कर लोगे आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो, अब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो अब और देखो ये जो मैंने इसके पहले जो मैंने अभी जस्ट बताया, इसके क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं इसके पहले चैप्टरों में, तो वैसे यहाँ पे भी है, कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि आज जो मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे फार्मूले और तुम्हारा जो है नोट्स ये सब कंप्लीट हो जाए और तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से फार्मूले हमें यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब प्रोसेस क्या है, वो सब तो तुम पढ़ चुके हो अच्छे से। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस हमें ये समझना है कि फार्मूले कैसे कैसे बदल रहे हैं और जो है हमारा जो है इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ जहाँ कुछ बदला सा चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट जो बदला हुआ सा है वो सब मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो उसके बाद जो है जैसा आपने अदर चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही इस चैप्टर में भी होगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और वो जब आपके सामने आएगा तो जैसे आपने बाकी चैप्टर में किया था तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। और अच्छा यहाँ एक चीज़ और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिए। देखो जैसे ये हाइपरबोला है, ये क्या है, ये कॉर्ड है, इतना तो कंफर्म है, क्या है ये, हाँ कॉर्ड है ना। ये क्या है, कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड 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 कॉर्ड। पर ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये सब आपस में, ये सब भी कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कॉर्ड्स इधर भी होता है और इन दोनों को मिला देगा। हाइपरबोला में किसी भी दो पॉइंट को मिला दो, जो लाइन बनेगी उसे कॉर्ड कहते हैं। हाइपरबोला और ये इन जैसे तुम लोगों ने इसके पहले एलिप्स में पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था ना, इसको कॉर्ड कहते थे, इसको कॉर्ड, इसको कॉर्ड, इसको कॉर्ड कॉर्ड। तो उसी तरह से हाइपरबोला में इसको कॉर्ड, इसको कॉर्ड, इसको कॉर्ड, इसको भी कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे भी जो है ना कॉर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आप लोगों को जब मिलता है तो आप लोग इधर वाले को तो कॉर्ड कंसीडर करते हो, बीच वाले को छोड़ देते हो, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है मैक्सिमम केसेस में जो है इन पर बेस्ड होता है। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूँ इसके अंदर, देखो अब जैसे देखो अगर मान लो इस जगह से दो टेंजेंट खींचने हों, देखो इस जगह से, क्यों, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट खींच रहा हूँ तो एक टेंजेंट यहाँ जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ जाएगा, ठीक है। इधर नहीं टेंजेंट आएगा, क्यों नहीं आएगा, एसिम्प्टोट्स, इसका कारण बताऊँगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से दो टेंजेंट्स, एक ये और एक ये वाला टेंजेंट, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट x1 y1 है और यहाँ से कहा जाए कि दो टेंजेंट्स खींचो हाइपरबोला पे, तो उधर नहीं है टेंजेंट, इधर भी नहीं है, ये और ये। देखो अपना जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इसमें बाहरी किसी पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, चार नहीं। तुम लोग क्या करते हो, हाइपरबोला को ऐसे बनाने की बजाय तुम लोग कैसे बनाते हो, तुम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। तुम लोग बताओगे इस जगह से एक टेंजेंट उधर, इधर इधर इधर, तुम्हारी हैबिट ऐसे बनी हुई है। अरे ये ऐसे है, इस जगह से इधर टेंजेंट ही नहीं आएगा, इधर या तो कट करेगा या तो पैरेलल चला जाएगा, मतलब अंत में एकदम लगभग पैरेलल हो जाएगा। तो इधर ये और यही टेंजेंट है। तो बताऊंगा तुम लोगों को ये एसिम्प्टोट्स का कारण क्या है। जो मैं खत्म कर रहा हूं वो तो वैसा लेक्चर है जैसा तुमने पहले पढ़ रखा है, मतलब मिलता जुलता है कुछ, है ना। जब मैं तुम्हें कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स की एनालिसिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब बताऊंगा तो उसमें ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट, अच्छा ये क्या है, देखा जाए तो ये क्या है, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे आप लोग पढ़े थे ना पहले, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई दो टेंजेंट खींचो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाओ, तो इसी को तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और अगर ये x1 y1 है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1) अपॉन, जैसे आपने पहले पढ़ा था, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन, ठीक है। या आप इसमें सीधा सीधा -1 बराबर 0 कर दो, मतलब कैपिटल T बराबर 0 ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। फिर -1 बराबर 0 जो लिखा हुआ है इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है।
तो वैसे वैसे ही हो रहा है, बस यहां पे डायग्राम थोड़ा सा जो बदल रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और आप लोग बीच वाली जगह को, ये जो यहां वाली जगह है ना, इसको समझने की कोशिश करो। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, एक चीज और इसमें बता देता हूं। देखो जैसे मान लो ये कोई सड़क है, ठीक है, इधर घर है, इधर घर है, यहां पे घर है और यहां पे घर है, ठीक है, ये सड़क है, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ठीक है, और ये क्या है, आउटसाइड, सड़क आउटसाइड है। समझ में आ रही बात? हाइपरबोला में क्या हुआ, अब इसी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, ठीक है, ये ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। भाई ये सड़क जा रही है, तो ये आउटसाइड है, इधर इनसाइड है, उधर भाई दो घर बने हुए हैं, उस घर का इनसाइड, इस घर का इनसाइड, और बीच में जो सड़क है वो आउटसाइड। तो आउटसाइड कभी कभी बीच में भी होता है, ठीक है। हाइपरबोला में क्या हुआ, यही तो हुआ ना, हाइपरबोला में यही हुआ, यहां पर इनसाइड, यहां पर इनसाइड, और यहां पर आउटसाइड, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ लो ये सड़क जा रही है, हाँ? इधर इनसाइड, इधर इनसाइड, इस तरीके से समझो, है ना, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोला। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसे मान लीजिए किसी हाइपरबोला में किसी पॉइंट को किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, a sec थीटा और कॉमा b tan थीटा लिखते हैं, ठीक है, ये याद कर लो आप लोग, a sec थीटा b tan थीटा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है हाइपरबोला का। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा, ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है। कैसे आता है चलो बता दे रहा हूं। वैसे उस कैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानना होगा तो a sec थीटा और b tan थीटा तो मान के सॉल्व कर ले लगना, ठीक है। जैसा आपने एलिप्स में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वहां पे क्या करते थे, कॉस और साइन की वैल्यू जब आ जाती थी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, वहां पे हमने 5 यूज किया था, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 कर दिया करते थे। यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू जब आ जाएगी किसी क्वेश्चन में एनालिसिस करने के बाद, तो सेक और टैन में एक रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का यूज करेंगे, और जो है सर्कल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ करता था, है ना, और इलिप्स में कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 होता था, ठीक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस वही है, वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे वहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे, बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदला हुआ ऐसा रहेगा, ठीक है। वहाँ कॉस थीटा आता था, यहाँ पे सेक थीटा आएगा, वहाँ पे साइन थीटा आता था, वहाँ यहाँ पे टैन थीटा आएगा, ठीक है। तो चलो, वैसे फिर भी ये कैसे आता है, चलो मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। तो इसमें जो है तरीका थोड़ा सा मैं बदल लूँ। देखो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया जिसका जो डायमीटर है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, यहाँ से इस पर टेंजेंट खींचा, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ठीक है, और इसे थीटा कह दिया। ये a है, ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये a के बराबर है ना, तो ये भी a के बराबर रहेगा। जब इस तरह से करके आपने ये डिस्टेंस निकाली, ठीक है, जब इस तरह से करके आपने ये डिस्टेंस निकाली तो ये डिस्टेंस आई a sec थीटा, और जब x बराबर a sec थीटा, यहाँ से कितना आ गया, x बराबर a sec थीटा आया। जब आपने x की वैल्यू a sec थीटा को इसमें यूज किया तो आपको y बराबर b tan थीटा मिल गया, और इस तरीके से हम इसको पाते हैं। ध्यान दे रहे हो? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हमने देखा कि भाई यहां पर x की वैल्यू और यहां पे x की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यहां और यहां पर जब x की वैल्यू सेम है तो पक्की बात है जो है यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकली जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना के टेंजेंट खींचा, और फिर हमने ये डिस्टेंस निकाला, और ये डिस्टेंस a sec थीटा आ रही है, ठीक है। अरे इसको p मान लेना, ठीक है, तो आप लोग कर लेना a बाई पी बराबर क्या होता है, cos थीटा, है ना। अरे भाई जब इसको तुम
यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को तुम जब p मान लोगे तो a अपॉन पी बराबर कॉस थीटा, तो p बराबर a सेक थीटा इस तरीके से आएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आता है। हाँ, तो फिलहाल जो है जब आपने ये a सेक थीटा आपने पा लिया, हाँ, तो आपने जब जो है ये डिस्टेंस a सेक थीटा निकाल लिया तो इसको सीधा सीधा इसमें रख करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म आता है। तो आप से जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा, ठीक है, a सेक थीटा b tan थीटा। ठीक है, तो a सेक थीटा b tan थीटा ये जो है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट को अगर हमें एज्यूम करना है तो a सेक थीटा b tan थीटा मान लेते हैं। इतना अंदर तक डेप्थ में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, इसका डायरेक्टली यूज करते रहना। ठीक है, मगर ये थीटा यहाँ वाला एंगल है, कोई यहाँ से कोई एंगल नहीं बनता, यहाँ वाला एंगल है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, टैंजेंट एनालिसिस। अब टैंजेंट के लिए थोड़ा देख लिया जाए। अब टैंजेंट में कुछ है नहीं, जो जैसा तुमने एलिप्स में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी देखो भाई। मैं जो तुम्हें अब पूछने का समय आ गया है तुमसे, तुमने याद कर रखा है और मैं वही पूछ रहा हूँ। देखो, हाइपरबोला में हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट, और यहाँ पर टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो जल्दी से तुम लोग बताओ उसमें क्या बोलते हैं, ये इलिप्स में टैंजेंट की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना, याद है भाई? नहीं सॉरी, टैंजेंट की इक्वेशन कुछ ये तो इलिप्स की इक्वेशन थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये थी ना, इलिप्स की इक्वेशन ऐसे थी। और तो हम टैंजेंट क्या लिखते थे? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स में टैंजेंट लिखते थे। मगर यहां पर क्या है? यहां पर ये प्लस की जगह माइनस हो रहा है ना, तो हम यहां पर माइनस कर देंगे। तो यहां पर जो हाइपरबोला है उसके लिए इक्वेशन ये है, तो टैंजेंट के लिए इक्वेशन ये हो जाएगा। बस जहां पे प्लस था वहां पे माइनस कर देना है। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि ये जो है इलिप्स से बहुत संबंधित है। फार्मूला डेवलप करना है, इस तरह के फॉर्मूले बड़े आसानी से, अगर आपने इलिप्स का तैयार कर लिया है फार्मूला, तो इस चैप्टर में क्या करना है, जहां प्लस बी स्क्वायर वहां माइनस बी स्क्वायर कर दो मैक्सिमम जगह पर। तो यहां पर मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टैंजेंट की इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन वाई वन। और टैंजेंट के क्वेश्चंस जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे यहां पे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, याद हो गया? कैपिटल टी बराबर 0 करके आ गया। ठीक है, तो ये टैंजेंट हो गया। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना हो, ठीक है, सॉरी यहां पर जो है टैंजेंट की एनालिसिस जो है ये हमने x1 y1 के फॉर्म में यहीं पर निकाल लिया। ठीक है, तो इसको मैं आगे वाले उसमें लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको इसके आगे जो है इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको नोट करते समय ये हेडिंग के साथ ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, ये आपको मैंने बता दिया इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट इन द फॉर्म ऑफ x1 y1। तो x1 y1 के फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो ये हेडिंग के साथ ही आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया कि वहां को कॉपी करके यहाँ ले आया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया बच्चों, x1 y1 के फॉर्म में कैसे हम लोग टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखो पैरामीटर थीटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो पैरामीटर थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना रहेगा? देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। ठीक है, जब पैरामीटर के फॉर्म में हमें टैंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो इस जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको हमको थीटा के फॉर्म में मानना पड़ेगा, मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपने टैंजेंट इक्वेशन पढ़ी थी। तो एक्स के बाद यहाँ पर ए सेक थीटा कर दोगे अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको नोट करना है अच्छे से बस। ठीक है, बराबर 1, और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टैन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया टैंजेंट का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वैसे ही सॉल्व करना जैसे तुम लोगों ने इलिप्स में पढ़ रखा है। ठीक है, और नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें इलिप्स को आप अच्छी तरीके पढ़ लीजिए तो कम से कम इतने पार्ट्स अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है,
और बाकी रही बात कॉन्जुगेट, एसिम्पटोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, उसमें तो पूरा एकदम शुरुआत से अंत तक पूरा एक एक चीज मुझे करके विद क्वेश्चंस अच्छे से कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ भी अभी तक नहीं कराया गया है। ठीक है, इसके बारे में तो 3 बार करा चुका हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसका यूज कैसे होता है। तो जैसा यूज तुमने सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में पढ़ा, वैसे ही यूज यहां पर है। ठीक है, चलिए अब जैसे कह दिया जाए, अब चलो एक जैसे इसमें कह दिया जाए कि अगर Lx प्लस एम वाई बराबर n या प्लस n बराबर 0 एक टेंजेंट है, तो L m n में कंडीशन निकालो। अगर ये इस पर टेंजेंट है, ये जो है लाइन इस पर टेंजेंट है, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मतलब ये लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है। ठीक है, तो L m n और A और B में क्या रिलेशन होगा, तो अगर ये टेंजेंट है तो ये भी तो टेंजेंट है भाई, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, इन दोनों कंपेयर कर लोगे तो सेक थीटा टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा कंपेयर करने के बाद, और फिर क्या कर दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दोगे, और आपको एल एम एन ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा, एकदम वैसा ही जैसा तुम इलिप्स में कर रखे हो। ठीक है, चलो अब क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, फाइंडिंग द सफिशिएंट कंडीशन सच दैट y बराबर mx प्लस c इज अ टैंजेंट टू द हाइपरबोला दिस। y बराबर mx प्लस c इस पर टेंजेंट। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि तुम लोगों ने हाइपरबोला में क्या किया था, याद है? हाँ, अरे वो इलिप्स में क्या किया तुम लोगों ने, इलिप्स में तुम्हें याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सॉल्व कैसे किया था आप लोगों ने? इलिप्स में आपने क्या किया था, उसमें रख करके फिर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर दिया था ना। देखो y बराबर mx प्लस c अगर इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है, ध्यान रखना, अगर y बराबर mx प्लस c इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 2 अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, एकदम वही प्रोसेस, mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये क्वार्टिक बना लो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 आएगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर दो, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, 2 अलग अलग पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 करोगे तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, या सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखो। ठीक है, इलिप्स में यही फार्मूला प्लस करके था, यहां पे माइनस करके है, जहां जहां प्लस बी स्क्वायर यूज हुआ था वहां माइनस बी स्क्वायर यूज कर दो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और इस पे क्वेश्चन कैसे, y बराबर 2x प्लस सी इज टैंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा करके। ठीक है, और c की वैल्यू निकालो, तो वही ये क्या करोगे, इसमें c की वैल्यू इसी वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके निकाल लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? तो जैसे आपने इसके पहले पढ़ रखा है वैसे ही यहाँ पर, बस मैं यहाँ पर फार्मूले वगैरह लिख करके अच्छे समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इलिप्स अच्छी तरीके से पढ़े रखिएगा। ठीक है, तो चलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लोप m। जब तुमसे कहा जाए, जब देखो एक बात और, अगर किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट की बात हो रही हो, ठीक है, कोई बाहरी पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 और यहां से टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, किसी बाहरी पॉइंट से अगर टेंजेंट की बात होती है तो आप सबसे पहला काम ये करते हो कि आप टेंजेंट की इक्वेशन को m के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, ये लिखते हो। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देते हो, और ये जो है m का क्वार्टिक बनने लगता है। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर करते हो तुरंत। जैसे इसके पहले आप m की 2 वैल्यूज निकाला करते थे, यहां से m की 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, एक m1 है, एक m2 है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। आसानी से आप फिर दोनों अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एकदम वैसा ही जैसे इसके पहले कर रखे हो इलिप्स में। ठीक है, और ये ऐसा ही किया था हम लोगों ने पैराबोला में भी और सर्कल में भी, है ना। अच्छा, अब देखो स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 ऑन द हाइपरबोला। तो जो इसके पहले मैंने तुम लोगों को बताया, यही चीज जो है हमें जो है अगले वाले उसमें करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसको कॉपी करके उधर कर देता हूं ताकि तुम्हारी हेडिंग का काम जो है वो गड़बड़ाए ना। ठीक है,
मतलब हेडिंग के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। ठीक है, मिल गया, चलो हो गया क्लियर। ठीक है, तो जब आप लोग इसको जब नोट करोगे तो आप लोग को इस हेडिंग के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट, दो टेंजेंट्स आपको दोनों टेंजेंट्स जब स्लोप्स निकालने हो तो किस मेथड का यूज़ करते हैं? वही मेथड यूज़ करते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, एम के फॉर्म में लिख करके इसको सेटिस्फाई करा के एम की 2 वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स देखो, अगर ये हाइपरबोला है और यहाँ से x1 y1, देखो ये बोर्ड हम लोग की बहुत हेल्प कर रहा है चीज़ों को जो है सही तरीके से समझने में। ठीक है, नहीं तो इतना लिखना, मतलब समझ रहे हो कि एक लेक्चर फिर 4-5 लेक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो है जो चीज़ मैं 4 लेक्चर में समझा सकता हूँ वो जो है 10 लेक्चर लग जाएगा। और इसमें अनलिमिटेड है कि मैं पहले से ही करके रखूँ और मैं जितना चाहूँ मैं उतना पार्ट्स इसमें एक ही लेक्चर में ख़त्म करा सकता हूँ। ठीक है, और जो लिखने वाली चीज़ है वो तो भाई लिखा हुआ आपको मिल ही रहा है, समझाने वाली चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा और इस बोर्ड से मुझे बहुत फ़ायदा हो जा रहा है। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट याद है? फार्मूला क्या होता है याद है? SS1 बराबर टी स्क्वायर, क्या था? SS1 बराबर टी स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, हाँ तो देखो अब इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जैसे खींचे जा सकते हैं, इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो SS1 बराबर टी स्क्वायर वाला रूल लगा दोगे। ठीक है, ये दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो SS1 बराबर टी स्क्वायर और S की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये S, और S1 x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 और बराबर टी स्क्वायर, तो बराबर टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए ये करना है। ठीक है, SS1 बराबर टी स्क्वायर, जैसे आपने सर्कल में किया था, पैराबोला में किया था, इलिप्स में किया था, वैसे यहाँ पे भी करना है। SS1 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, नॉर्मल, तुम्हें याद है इलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? बोलो, इलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, ये इलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन थी। पर हाइपरबोला में नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे प्लस b स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो किसी पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई हाइपरबोला दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है तो सीधा सीधा फार्मूले का यूज़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x1 y1 रख देना। चलो याद करो इसको जल्दी से। याद है? इलिप्स वाला अगर याद है तो हाइपरबोला वाला तुरंत याद हो जाएगा, और बदमाशी किए हो अगर इलिप्स में याद नहीं किए हो तो यहाँ पे कैसे याद करोगे? हाँ, पहले इलिप्स का याद करना है, फिर उसके बाद हाइपरबोला। तुम लोग अच्छा ये बताओ, नोट्स बनाए हो कि नहीं फार्मूले के लिए? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे ज़्यादा फार्मूला किस में है? सबसे ज़्यादा फार्मूला मैथ्स में है। ठीक है, हर जगह फार्मूला भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो मैथ्स के फार्मूले के लिए ना एक कॉपी बना लो। ठीक है, और जब भी जैसे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो फार्मूले वाली कॉपी उठाओ, है ना, उसको रिवाइज करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, याद करना शुरू करो, है ना। जब मन ना लगे, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, खेलने में मन नहीं लग रहा है, कहीं घूमने में मन नहीं लग रहा है, घर ही में बैठे हुए हो, है ना, तो आप लोग जो है फार्मूला पढ़ना। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। रात में पता चला कि 12 बज गया, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो क्या करोगे? चलो फार्मूले कॉपी उठा के फार्मूला पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है? मन बहुत लगता है क्या तुम लोग का? हाँ भाई, तुम लोगों का तो मन लगता ही है भाई। दोस्तों से बात कर लिया और दोस्त भी छप्पर फाड़ के मिले हुए तुम्हें, जहाँ मन नहीं लगा बस दोस्त से फ़ोन कर लो, बतिया लो, आधा घंटा 1 घंटा, कम बतियाया करो, जैसे 1 आध घंटा बतिया लो बस, है ना। क्यों कम होता है? ये 1 घंटा कम होता है?
हाँ, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा कर लिया करो, 10-15 मिनट पढ़ाई ज़्यादा कर लिया करो, है ना। 10-15 मिनट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। 15 मिनट पढ़ ले तो लगता है अरे कितना पढ़ लिया आज हमने, तो बड़ा उपकार कर दिया सारे लोगों पे, मम्मी पापा, मतलब घर के सभी मेंबर्स जो हैं सबके ऊपर हमने उपकार किया। सबसे ज़्यादा उपकार तो टीचर के ऊपर किया हमने। खाली 15 मिनट पढ़ लेते हो, तुम्हें लगता है तुमने बड़ा उपकार कर दिया। और खेलने जाते हो, दोस्तों से बात करते हो, तो चाहे जितना टाइम बीत जाता तो लगता है अरे यार टाइम कम मिला। तुम्हारा नेचर ऐसा होता है, बच्चों का नेचर ऐसा ही होता है, मैक्सिमम बच्चों का ऐसा होता है। अरे थोड़ा सा अपना इस नेचर को बदल लो यार, तब तक के लिए बदल लो जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर चाहे जो करना। उसके बाद तो इतने जिम्मेदार बच्चे रहेंगे वहाँ पे कि तुम्हारे दोस्त ही जब पढ़ते हुए दिखाई देंगे, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल अपने को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, है ना। अपने को जब तक नहीं बदलोगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। तुम दुनिया को अगर बदलना चाहते हो तो अपने को बदल लो। दुनिया तो तुम्हारे लिए पूरा राउंड करने के लिए तैयार है। तुम्हें पूरी दुनिया को एक राउंड घुमाना है तो खुद अपनी जगह पे एक राउंड कर लो, तो देखो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक राउंड घूम जाएगी। सोचो कितना प्रैक्टिकल है ये, है ना। तो जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, है ना, अपने आसपास के वातावरण सब जगह, तो उसके रिस्पेक्ट में बदलाव अपने ऊपर कर लो। तुम्हें फ्यूचर में बहुत कुछ चाहिए तो उसके हिसाब से अपने को बदल लो, ढाल लो। सिंपल है ना। तुम्हें फ्यूचर में बहुत खेलना कूदना है तो ठीक है, तो ऐसा करने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, उसके लिए खूब पढ़ाई कर लो ताकि एक बढ़िया प्लेस पर पहुंच जाओ। फिर चाहे जो करना हो करो, है ना, जितना मर्जी उतना खेलो कूदो। तो नॉर्मल की इक्वेशन हाई वो जो है एलिप्स वाले से हमें मिल गया है, a²x/x1 वहाँ पे माइनस था, वहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। तो जो है हाइपरबोला में नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ x1 y1, फिर से देखो भाई हुआ नॉर्मल में हमने जो है इसको जो है उस वाली हेडिंग में करना था, मतलब यहीं पर हमने जो है इसको कर लिया। तो इसको चलो जल्दी से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको नेक्स्ट पेज पर पेस्ट कर देते हैं ताकि तुम जब इसे नोट करो तो हेडिंग के साथ इस कॉन्सेप्ट को पा जाओ। ठीक है, हो गया। तो नॉर्मल की इक्वेशन x1 y1 के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत? दिक्कत तो है जिंदगी में, क्या है, दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? जब देखो तब हर टीचर पढ़ने के लिए बोलता है, कोई खेलने के लिए नहीं बोलता, है ना। अरे पढ़ाई में खेलो, खेलने के लिए क्यों नहीं बोलते? पढ़ाई में खेलो। खेलना किस चीज़ में खेलना चाहते हो? हाँ, 1000 तरह के तो खेल हैं, पढ़ाई भी खेल है। हाँ, इसको भी अच्छे सीरियसली खेलो, है ना। a/θ b/tan θ ये पॉइंट है। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, टीचर ने जैसे 3-4 घंटे पढ़ा लिया, जितना ही भी, और देखा कि यार इतना पढ़ने के बाद बच्चे का एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गए एक झापड़ मारा। बहुत पुराने ज़माने में, बहुत तेज़ी से नहीं, बड़ा बैलेंस करके, एनर्जी आ गई, अरे पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है। हाँ, फिर एक लपड़ लगा। देखिए आपका कहीं कहीं फ़ायदा होता है, बड़ा बैलेंस लपड़ पढ़ना चाहिए, है ना, तो बड़ा फ़ायदा आपको होता है। मगर आज के ज़माने में बच्चे क्या है, एक लपड़ मार दिया, मूड ख़राब हो गया, पढ़ेंगे ही नहीं, जाओ। मम्मी पापा तो वैसे ही डरे रहते हैं, घर वाले, बड़े भाई बहन कुछ कह नहीं सकते, हिम्मत है कुछ कह दे तुम्हें, कुछ कह देंगे उखड़ जाओगे, ऐसा उखड़ जाओगे 4 दिन कुट्टी करे रहोगे घर में। आजकल तो डरे डरे बच्चे घर में बात करना छोड़ देते हैं। अरे आपने हमें डांटा कैसे, गलत कैसे डांट दिया आपने, उनको क्या पता क्यों डांटा गया है, बस आपने डांटा, गलत बात। अब बताओ ये हाल है आज के बच्चों का। तो भाई आप लोग अपनी तरफ से अपने को कंट्रोल कर लिया करो। ठीक है, रात हो गई, 1 बज गया, नींद आ गई, 2 बज गया, नींद आ गया, अरे रात भर पढ़ा करो, नींद ही ना आए, है ना। अब ये नहीं कि चक्कर आने लगा तो भी नहीं सो रहे हैं, वैसे तुम लोग साथ ये सब केस नहीं होता है, थोड़ी सी नींद भी जरूरी होती है, 3-4 घंटे सो लिया करो आप लोग, है ना। चलिए, तो हाँ थोड़ा बीमार हो तो 6 घंटा सो लिया करो। वैसे इस दुनिया में मैक्सिमम लोग बीमार हैं, आजकल तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। एकदम स्वस्थ है इंसान
तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए उसे। 3 से ज़्यादा अगर सो रहा है तो कोई चीज़ है, कोई जैसे मान लो दिन भर तुम टेंशन लिए रहते हो तो ठीक है 6 घंटा सो लो ताकि शरीर भी तो अपने हिसाब से अपना वर्क कर ले। अब तुम दिन रात टेंशन ही लिए हुए हो, शरीर अपने आप को जो साफ करना चाहता है वो साफ ही नहीं कर पा रहा है, तुम टेंशन ही लिए रहते हो। तो ऐसे टेंशन वाले लोगों को फिर 8-8, 9-9 घंटा सोना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उनका शरीर जो होता है उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो फिर आराम ही करते रहते हैं, है ना। तो आप खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये तभी रह पाओगे जब आप डिसिप्लिन रहोगे। डिसिप्लिन रहोगे का मतलब क्या है? जब जो पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, जैसे खाना चाहिए, जैसे उठना चाहिए, जैसे बोलना चाहिए, हर चीज़ में जब डिसिप्लिन तुम ले आओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और तुम्हें कम सोने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना टेंशनाइज्ड इंसान है उसको उतना ज़्यादा सोना चाहिए ताकि सोते समय उस टेंशन को भूल जाओ और शरीर बीमार ना पड़े, ठीक है। इसलिए कहा जाता है 8 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ इंसान 3 घंटा सो करके सफिशियंट पूरा वर्क कर सकता है, वो जागते हुए ही एनर्जी अपनी मेंटेन करे रह सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें हैं, समझ में आ जाए तो ठीक, न समझ में आए तो भी ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा थोड़ी समझाना चाहिए, है कि नहीं, ये समझाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर देता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है उसको सीरियसली समझो, समझना है। हाँ देखो, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर थीटा, ठीक है। चलो a² x/x1, अच्छा, और प्लस b² y/y1 बराबर a² + b², ये तो नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप रख दो ax/sec θ और प्लस by/tan θ बराबर a² + b², ठीक है। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया थीटा के फॉर्म में, ठीक है। बस x1 y1 की जगह ये आपने रख दिया, बस इसको जब रखोगे काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने एलिप्स में कराया था आपको, कराया था, याद भी आ गया। अरे वाह क्या बात है, मैक्सिमम बच्चों को याद आ गया होगा। कुछ याद आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं, बस मैं ही कह रहा हूं, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा चलो देखो, जब आपको कंडीशन निकालनी रहती है कि कोई लाइन टैंजेंट है या नॉर्मल है ना, तो आप लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिख के कंपेयर करते हो। दिमाग में बैठाओ, दिमाग में ढेर सारी चेयर्स बनाओ, और जब मैं कहता हूं ना, देखो जब टीचर से पढ़ने चलो तो दिमाग में 100-200 चेयर रख लिया करो, कम से कम 100 चेयर्स रख लिया करो। जब मैं कहता हूँ इसको बैठाओ दिमाग में, तो उसको कहीं जाके बैठा दिया करो, और चेयर में लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, बैठा के लॉक कर दो, ठीक है। इतना मन लगा के लॉक कर दो ना कि फिर वो उठने ना पाए। जब आप दिमाग में कोई चीज़ बैठाते हो तो उठ करके उसके भागने की स्थिति भी बन जाती है। कहते हैं ना, यहाँ से याद किया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से याद किया, यहाँ से दोनों तरफ से याद किया तो ऊपर से निकल, है ना, धुआं निकलना है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए जब बैठाओ फार्मूले को तो इतना दिल लगा के बैठा दो, इतना अच्छे समझ के बैठा दो कि फिर वो उठे ना। तो अब Lx + My + n बराबर 0 इस हाइपरबोला पे क्या है, क्या है बोलो? नॉर्मल, ठीक है। तो भैया नॉर्मल की इक्वेशन तो हम लोग लिखते हैं ax/sec θ प्लस by/tan θ बराबर a² + b²। ये नॉर्मल का एक जनरल इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। भाई कोई नॉर्मल है, कोई लाइन अगर नॉर्मल है तो किसी पॉइंट पर ही तो नॉर्मल होगा, उस पॉइंट को हमने a sec θ b tan θ कह दिया। तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ऐसे भी लिखा था, तो इसको Lx + my बराबर ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, दोनों कंपेयर कर दो, कितना आएगा a/L sec θ, ध्यान दो, बराबर b/m tan θ, ध्यान दो, बराबर a² + b² - n, ध्यान दो, ध्यान दिया। फिर sec θ बराबर -an/L a² + b², ध्यान दो। फिर इसके बाद tan θ बराबर -bn/m × a² + b², ध्यान दो। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दिया।
सेक थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर क्या करोगे, अचार डालोगे सेक थीटा टेन थीटा का, कोई फार्मूला याद है? अचार डालोगे कि कुछ करोगे? हाँ, अचार भी नहीं बनाने आता। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करना होता है। ए स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, देखो जैसे मैं मस्ती से कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी कर सकते हो इसमें। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर, अरे यार गलती हो गई क्या कोई, ये हटाओ, सेक स्क्वायर माइनस होता है ना, तो उन्होंने बताया भी नहीं। जब मैं गलती करता हूँ तो बताते भी नहीं हो, बता दिया करो ना कि सर यहाँ पे ये गलती हो गई, और मेरे कान में पहुँच जाएगी बात। हाँ, वैसे कुछ बच्चे बोले थे, पहुँच गया था। हाँ, तो कितना होगा इसका आंसर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये याद हुआ? वेरी गुड, याद हो गया, क्या बात है बेटा। ऐसा ही कुछ काम कर चुके हो तुम इलिप्स में, कोई नया नया काम तो है नहीं है ना। तो जब देखो कहा जाता है कि एक लाइन टेंजेंट है, एक लाइन नॉर्मल है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट नॉर्मल लिखो, कंपेयर करो जो साइन कॉस या किसी पैरामीटर वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो लगा हुआ उसकी वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा निकाल लिया, और फिर उस पैरामीटर को गैप भी करना होता है। जब सेक थीटा टेन थीटा आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे इलिप्स होता, इलिप्स में जो हमने किया था कॉस थीटा और साइन थीटा आ गए थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस फाई, वहाँ फाई यूज़ किया था, जरूरी नहीं है तुम थीटा भी यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी है। तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 कर दिया था, है ना। तो चलो ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो बच्चों अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 एक नॉर्मल है हाइपरबोला पर, तो क्या कंडीशन होगी, वो ये कंडीशन होगी। देखोगे कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है, वैसे नहीं मिस्टेक है, आराम से, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है ना नॉर्मल की इक्वेशन को, और एल एक्स प्लस एम वाई बराबर माइनस एन से कंपेयर करके सेक थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 करके आंसर निकाल लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है कॉट, टेंजेंट हो गया। देखो पहले मैंने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, डेफिनेशन से कैसे प्रूफ करते हैं वो बताया। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 कराया, उस पर क्वेश्चन लगवाया। फिर टेंजेंट पढ़ाया तुम्हें x1 y1 के फॉर्म में, पैरामीटर के फॉर्म में, नॉर्मल बताया x1 y1 के फॉर्म में, और नॉर्मल और बताया तुम्हें वो पैरामीट्रिक वाले फॉर्म में। फिर एक क्वेश्चन कराया कि कंडीशन कैसे निकालते हैं। अब आता है कॉर्ड के एनालिसिस। कॉर्ड किसे कहते हैं तो पता ही है यार, ये हाइपरबोला है, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। अच्छा ये बताओ, इस हाइपरबोला में अगर एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ये है तो इस कॉर्ड का डायग्राम कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मिडिल पॉइंट दिख रहा है, पागल हो गए हो? ऐसा होगा? तक ऐसा होगा? हाँ, थोड़ा सही लग रहा है। इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगर ये मिडिल पॉइंट है तो कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए। अच्छा ये मिडिल पॉइंट है तो कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? ये मिडिल पॉइंट है तो कॉर्ड ऐसे, समझ में आ रही बात? तो मिडिल पॉइंट कहां पर दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कॉर्ड हम कैसे बनाएं। समझ में आ रही बात? हाँ, इधर हो जाएगा तो कैसा, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? ऐसा। तो ये जो तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये तुम्हारी साइकोलॉजी एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो ये कॉर्ड, तो कॉर्ड आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है इस चैप्टर में हाइपरबोला में, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। तो जल्दी से मिड पॉइंट x1 y1 लेकर के, थोड़ा सा स्पेशल हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मिड पॉइंट क्या है, ये x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1। इसको थोड़ा सा ठीक से बना लें, x1 कॉमा y1 ऐसे। तो अगर ये मिड पॉइंट पता है तो ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखोगे? इस पी क्यू कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है अगर मिडिल पॉइंट x1 y1 है तो क्या लिखोगे? t बराबर s1, और t की वैल्यू
एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, बराबर S1 क्या आएगा, x1 आएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। हो गया, माइनस वन काट दिया और ये बन गया एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये है कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज एक्स वन वाई वन। और जब आपको लोकस निकालना रहेगा तो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो इसको h कॉमा k जब मान लोगे तो यहां पे h और k हो जाएगा, यहां पे h और k हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर x1 y1 मिडिल पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस एकदम वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे तुमने एलिप्स में करके देखा था। ठीक है, तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर कोई लोकस का क्वेश्चन वैसा ही करवाऊं या पॉइंट एक लेकर के फिर कॉर्ड की इक्वेशन जो है मैं लिखवाऊं, कोई मतलब नहीं। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये जो पॉइंट मिड पॉइंट दिया रहेगा उसको रख करके तुरंत कॉर्ड की इक्वेशन आप लिख लेना। ठीक है, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप तुरंत, अगर आपको लग रहा है तो लिस्ट में जाकर देख लो कैसे सॉल्व किया था, वहां प्लस प्लस था बस, और कुछ अंतर ही नहीं है, बाकी सब वैसे ही चलेगा। और आज देखो मैंने कहा ना हाइपरबोला दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट वो है जिसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें जो एकदम नया पार्ट है, एकदम नए तरीके से उसको समझना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया x1 y1 अगर मिड पॉइंट है तो हम कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एकदम वैसे ही जैसे ये पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दो टेंजेंट, ये x1 y1 है तो ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भाई दो टेंजेंट खींचा, जो पॉइंट मिला, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है तो ये पॉइंट Q और ये R, तो QR को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन वही T बराबर 0 एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, या एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई, कुछ करना ही नहीं है यार इसमें तो, और एकदम वैसे ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है तो x1 y1 निकालो, तो कंपेयर करके भाई इससे कंपेयर कर लेना, ऑटोमेटिक x1 y1 आ जाए, एकदम वैसे ही जैसा तुमने एलिप्स में कर रखा है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देने के बाद अगर मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ और कहा जाए ये पॉइंट निकालो, तो आप इस पॉइंट को x1 y1 मान के पहले ये लिखो, और फिर ये जो लाइन दी हुई है ना भाई, आपने x1 y1 मान के जो ये लिखा तो ये वास्तव में इसी लाइन की इक्वेशन है, और गिवन एक लाइन दी हुई होगी तो उसे कंपेयर कर लो इसको, और गिवन लाइन से जब कंपेयर करते हो तो x1 y1 आ जाएगा, तो यही पॉइंट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर दिया हुआ है तो ये पॉइंट आसानी से निकाला जा सकता है, और x1 y1 दिया हुआ है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, तो यार फार्मूले में रख दो सीधा सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल क्या पढ़े थे? आवाज नहीं आ रही है सबकी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 था, तो इसमें डायरेक्टर सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलिप्स में था, है ना। तो हाइपरबोला में क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में जो डायरेक्टर सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बी से बड़ा होगा तब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए ए इज ग्रेटर देन बी होना जरूरी है। ठीक है, अगर ए और बी बराबर हो जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉइंट सर्कल बन जाता है। फिलहाल ए ग्रेटर देन बी होने पर नॉन जीरो रेडियस वाला एक सर्कल बनता है। अरे भाई जब ए बी से बड़ा होगा तभी तो ये कुछ वैल्यू आने लगेगी ना, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं, जरूरत नहीं है पर फिर भी बता देता हूं। देखो इस तरह से, और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स का इंतजार करना होगा कि ए और बी के बदलने पर डायग्राम कैसे बदलता है। तो अगर बी बहुत कम है, ए ज़्यादा है, बी कम है, तो डायग्राम ऐसा बनता है, और डायरेक्टर सर्कल यहाँ बनेगा, यहाँ इसके किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचो तो दोनों नॉर्मल आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो चलो ये जो है ए और बी का क्या फर्क पड़ता है मैं इसको तुम लोगों को एसिम्पटोट्स वाले में बताऊंगा। फिलहाल अभी यहां पर आप लोग इसे याद कर लीजिए, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। ये एलिप्स में था, ये जो आपने पढ़ा था एलिप्स के लिए था, और हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। अच्छा चलो, पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर, अगर पोल एकदम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, पोलर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द chord of contact with respect to it always passes through a fixed point, जैसा आपने एलिप्स में पढ़ा था, ठीक है। पोलर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द chord of contact with respect to it always passes through a fixed point. This fixed point is known as pole, ठीक है। ये मैंने आपको इसके पहले सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में बता रखा, वही चीज़ है। अगर पोल x1 y1 है तो पोलर की जो इक्वेशन होगी वो t बराबर 0 या x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो अगर ये पोल है तो ये पोलर है, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों में से कि जो है सर अगर पोल दिया हुआ है तो पोलर तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। अगर x1 y1 दिया हुआ है तो ये फिर लिखने में क्या दिक्कत है भाई। जैसे देखो, अगर मान लो कोई हाइपरबोला x² 9 माइनस y² 4 इज इक्वल टू 1, और पोल मान लीजिए 1,2 दिया हुआ है या 2,3 दिया हुआ है, तो x इंटू 2/9 माइनस y इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1, ये तो पोलर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2,3 ये पोल दिया हुआ है तो सीधा सीधा पोलर की इक्वेशन क्या होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बस जस्ट लगाना है। तो x(x1) अपॉन 9 माइनस y(y1) 4 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया 2x/9 और माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि पोलर दिया हुआ है तो हम पोल कैसे निकालें। तो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, तो आप में से किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं इसी के लिए मैं ये करा दे रहा हूं, ठीक है। तो फाइंड द पोल विद रिस्पेक्ट टू द पोलर 2x प्लस 3y और माइनस 4 बराबर 0 इन द हाइपरबोला x² अपॉन, चलो 9 ले लेते हैं, या x² अपॉन, चलो ठीक है 9 माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लीजिए पोलर दिया हुआ है तो पोल कैसे निकालें। तो लेट पोल इज x1 y1, देन पोलर कैन बी written as x(x1) अपॉन 9 माइनस y(y1) अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए आंसर x1 y1 है तो उसके लिए पोलर तो ऐसे होता है, पोलर तो दिया हुआ ये, तो इसको और इसको हमें कंपेयर करना होगा। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया, x1 y1 को हमने मान लिया कि पोल है, तो पोलर तो ऐसे लिखा सकता है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, मतलब बराबर 4। समझ में आ रही बात। देखो पोलर ये दिया हुआ था, पोलर ये भी है, पोलर ये दिया हुआ था तो हमने मान लिया कि पोल x1 y1 है, तो x1 y1 के फॉर्म में तो पोलर ऐसे लिखा आता है। तो ये दोनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। पोलर ये है तो पोल x1 y1, ठीक है, x1 y1 पोल है। हमने इस पोलर के लिए पोल ये माना, तो इस पोल के लिए तो पोलर ये भी होता है, तो ये दोनों तो एक ही होने चाहिए। तो भाई इन दोनों कंपेयर कर दो। तो x1 अपॉन इसको x1 अपॉन 9, इसको ठीक से लिखता हूँ थोड़ा, x1 अपॉन 9 अपॉन 2 बराबर माइनस y1 अपॉन 4 अपॉन 3 बराबर 1/4। और इससे बड़े आसानी से आप लोग निकाल लोगे x1 बाई 18 बराबर माइनस y1 अपॉन 12 बराबर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 9/2, y1 की वैल्यू -3, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो पोल ये हो जाएगा 9/2 -3, ये पोल का कोऑर्डिनेट हो गया। ये समझ में आ गया बच्चों। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, इधर 9/2 हो जा रहा है और इधर -3, ठीक है। तो 9/2
cos-3, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अगर आपके सामने जो है पोलर दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि पोल निकालो, तो पोल को x1y1 मान करके आप लिखो, ठीक है। पोलर क्या होता है भाई, इसी का तो हमने पोल इसको माना है, इसके पोलर तो ये होता है। तो इस पोलर के लिए पोल अगर ये है तो इस पोल के लिए पोलर तो ये भी होता है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों भाई कंपेयर करके आंसर निकाल लिया आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को जो है एक फेज मैंने पढ़ाया। ये वो फेज था जो पिछले चैप्टर्स में, मतलब इसमें जो हेडिंग्स थी वो पिछले चैप्टरों में मिलती जुलती हेडिंग्स थी। कोई बहुत खास जो है अंतर नहीं था इसके फार्मूले वगैरह में। इलिप्स से तो बहुत ज़्यादा ये कोरिलेट हो गया, और इलिप्स में जहाँ पे +b² यूज़ हुआ था वहाँ -b² यूज़ कर करके हमने इसको जो किया। और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो भी आपको मैंने बताया है इसको, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो है सेम क्या है, और जो चीज़ें सेम नहीं थी उनको मैंने भी डिस्कस कर दिया है इसमें। तो अब आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके आ गया होगा यहाँ तक, और यहाँ तक आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अच्छी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।